नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नया विषय जिसका बहुत सारे विद्यार्थियों को इंतजार भी होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत का इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत की आजादी के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर या अन्य भारतीय लेवल की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है वो अक्सर क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ किए जाते हैं। तो आज से हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जितने भी संबंधित पहलुओं के बारे में, जानकारियों के बारे में, तथ्यों के बारे में और उनके द्वारा जो संघर्ष किए गए हैं और इनके द्वारा जो आश्रम स्थापित किए गए हैं, इनके जो साथी रहे हैं, इन्होंने जो जितने भी किया है कि आंदोलन किए हैं, इनकी उपलब्धियां और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रपिता से संबंधित जो बनती है वो मैं आपको सभी बताने का प्रयास करूंगा। आशा है आज से हम क्या है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शुरुआत अवस्था से लेकर के जितना हो सके उतना इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करेंगे। शेष जो रहता है वो आगामी वीडियो के अंदर हम बताएंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ। कहां? पोरबंदर। पोरबंदर कहां है? गुजरात में। कहां? काठियावाड़ के पास में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहां? पोरबंदर, काठियावाड़ के पास में, गुजरात में हुआ। और इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता है वो क्या है कि राजकोट रियासत थी, राजकोट जो रियासत थी इनके दीवान थे। क्या थे? दीवान थे। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। और वो क्या काम करते थे? वो उस वक्त जो राजकोट जो रियासत थी उनके वो दीवान के पद कार्य है, दीवान के पद के ऊपर वो कार्य करते थे। उनकी माता का नाम है पुतलीबाई। माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। और इनकी जो शादी है वो सिर्फ 13 वर्ष की जब उनकी एज थी तब हो जाती है। 13 वर्ष की एज में हो जाती है। पत्नी का नाम है कस्तूरबा। पत्नी का नाम है कस्तूरबा माखन जी। कस्तूरबा माखन जी। और ये जो इनकी शादी है ये 1883 ईस्वी में होती है। 1883 ईस्वी में शादी कब होती है? 1883 ईस्वी के अंदर। अब साथियों दोबारा देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम, जन्म सन 2 अक्टूबर 1869। कहां? पोरबंदर के अंदर, गुजरात में, काठियावाड़ के पास में। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था, जो राजकोट रियासत के दीवान के पद पर कार्य किया करते थे। माता का नाम है पुतलीबाई। और इनकी शादी है जब ये 13 वर्ष के थे तब इनकी शादी है वो कर दी जाती है। और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा माखन जी। क्या नाम था पत्नी का? कस्तूरबा माखन जी। और महात्मा गांधी जो शादी है कस्तूरबा से वो 1883 ईस्वी के अंदर होती है। कब होती है? 1883 ईस्वी के अंदर होती है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राजकोट के अंदर ही होती है। यानी महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहां होती है? राजकोट के अंदर। राजकोट की शादी गुजरात के अंदर ही है। प्रारंभिक शिक्षा कहां होती है? राजकोट के अंदर होती है। और इसके साथ साथ में महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। महात्मा गांधी के पुत्रों की संख्या कितनी है? 4। और 4 पुत्र, जो इनके जो 4 पुत्र थे वो अपने एक एक करके देख लेते हैं। इनका नाम क्या क्या है? 1 नंबर पे है हैरीलाल। हैरीलाल। 2 नंबर पे जो इनके पुत्र थे उनका नाम है मणिलाल। मणिलाल। और 3 नंबर है कि जो पुत्र है उनका नाम है रामदास। रामदास।
और चौथा जो इनका पुत्र था उनका नाम है देवदास। देवदास। अब दोबारा देख लेते हैं साथियों, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों के नाम क्या क्या हैं? चारों पुत्रों के नाम है हरिलाल है, मणिलाल है, रामदास है और देवदास है। क्या नाम है इनके चारों पुत्रों का? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। गांधी जी वो मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भावनगर गुजरात के मैट्रिक की जो शिक्षा है, मैट्रिक शिक्षा ये पास करने के लिए भावनगर जो गुजरात के अंदर है वहां गए और वहां एक कॉलेज है भावनगर के अंदर, उस कॉलेज का नाम है समरदास कॉलेज। दास कॉलेज, यानी मैट्रिक की शिक्षा उन्होंने समरदास कॉलेज भावनगर से प्राप्त की। और भावनगर कहाँ है? गुजरात के अंदर। मैट्रिक शिक्षा गांधी जी ने कहाँ प्राप्त की? प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। उसके बाद में मैट्रिक की जो शिक्षा है वो भावनगर गुजरात का जो कॉलेज है समरदास कॉलेज, वहां से क्या है कि उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा है वो प्राप्त की। और उसके बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए 1887 ईस्वी के अंदर। याद रखना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड कब गए? 1887, यानी 1887 ईस्वी के अंदर ये इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने के लिए। इंग्लैंड गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। अब साथियों तीनों क्लियर हो जाता है। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहां प्राप्त की? गांधी जी ने राजकोट से। मैट्रिक की शिक्षा गांधी जी ने कहां प्राप्त की? भावनगर गुजरात के समरदास कॉलेज से। और उच्च शिक्षा गांधी जी प्राप्त करने के लिए, यानी कानून की पढ़ाई पास करने के लिए, पढ़ने के लिए गांधी जी कहां गए? कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए 1887 के अंदर इंग्लैंड गए। कहां गए? 1887 के अंदर इंग्लैंड गए। और उसके बाद में कानून की शिक्षा प्राप्त के लिए भारत लौटे 1891 के अंदर। कब? 1891। 1891 के अंदर ये क्या है कि भारत है वो लौट आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, 1887 में इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने के लिए और 1891 के अंदर ये कानून की पढ़ाई पूरी करके भारत लौट आते हैं इंग्लैंड से। कब? 1891 ईस्वी के अंदर। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1887 में इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए और 1891 के अंदर, 1891 के अंदर कानून की पढ़ाई क्या है कि पूरी करके ये भारत के अंदर वापिस आ गए। उसके बाद में गांधी जी ने क्या किया? बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से क्या है कि गांधी जी का जो संघर्ष है वो शुरू होता है और इनका जो क्रांतिकारी रूप है वो जनता के सामने आता है कि किस प्रकार गांधी जी ने वरिष्ठ की शिक्षा पास करके, कानून की पढ़ाई पास करके, उसके बाद में क्या है कि ये उन्होंने क्या किया? गांधी जी ने 1891 के अंदर मुंबई के अंदर, यानी 1891 जब ये भारत लौट आते हैं तो ये मुंबई के अंदर, मुंबई में वकालत क्या है कि करना शुरू कर दिया। वकालत का जो कार्य है वो क्या है कि वरिष्ठ का जो कार्य है वो गांधी जी ने करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में एक फारसी फर्म था, या फारसी फर्म थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। फर्म का नाम क्या है? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, यहां से क्या है कि गांधी जी का जो एक रूप अलग ही क्या है कि जनता के सामने आता है। 1891 में गांधी जी वकालत की जो वकालत है वो क्या है कि मुंबई के अंदर कोर्ट के अंदर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद में एक मुंबई के अंदर वहां के एक व्यापारी होते हैं फारसी, उनकी एक फर्म होती है दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। उसका मुकदमा लड़ने के लिए नेटाल दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, यानी इस कंपनी का कोई मैटर था, कोई कानूनी क्या है कि मैटर था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए वरिष्ठ के तौर पर दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, कंपनी का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के एक शहर पड़ता है नेटाल। क्या नाम है? नेटाल। वहां ये चले जाते हैं और वहां क्या है कि कंपनी का मुकदमा लड़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। उसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो साथ ये है कि दक्षिणी अफ्रीका पहुंचने वाले गांधी जी
पहले भारतीय बैरिस्टर थे। ये याद रखना, फर्स्ट भारतीय बैरिस्टर यानी फर्स्ट भारतीय बैरिस्टर, ये प्रथम भारतीय बैरिस्टर थे जो दक्षिण अफ्रीका गए। ये आप याद रखना, दक्षिण अफ्रीका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वहां इन्होंने क्या है कि वकालत की और जो कंपनी का जो मैटर था, जो मामला था, वो सुलझाया। उनके बाद में क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने रणभेद की नीति के खिलाफ 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का प्रयोग कब है? 1906 में। कहा? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। क्यों? रणभेद की नीति के खिलाफ, रणभेद की नीति के खिलाफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। उस जब गांधी जी क्या है कि दक्षिण अफ्रीका गए, उस वक्त क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज लोग, वहां के जो स्थानीय लोग थे, उनके ऊपर क्या है, उनके साथ में क्या है कि भेदभाव करते थे, बुरा बर्ताव करते थे, रणभेद की नीति अपनाते थे। और गांधी जी के साथ भी क्या है कि रणभेद की नीति अपनाई गई जब वे ट्रांसफर से प्रिटोरिया, ट्रांसफर से प्रिटोरिया ट्रेन में फर्स्ट कोच के अंदर, यानी फर्स्ट क्लास का जो कोच था, यानी ये कह रहे हैं कि जब गांधी जी ट्रांसफर, एक शहर है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ट्रांसफर से प्रिटोरिया तक जाने वाले जो प्रथम श्रेणी का जो कोच था, जो ट्रेन थी, उसके अंदर यात्रा कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या है कि इनके साथ भेदभाव करते हुए ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गांधी जी को। और तब गांधी जी ने क्या है 1906 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में रणभेद की नीति के खिलाफ प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। किस चीज का प्रयोग किया? सत्याग्रह का प्रयोग किया। क्यों किया? कि गांधी जी ट्रांसफर से प्रिटोरिया फर्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे। अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी। अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या है कि डिब्बे से धक्के देके बाहर निकाल दिया। गांधी जी को बुरा लगा। उन्होंने उसी रणभेद की नीति के खिलाफ 1906 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया और विजेता बने। क्या किया? सत्याग्रह किया। कब? 1906 में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? रणभेद की जो नीति थी उनके खिलाफ। उनके बाद में क्या है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से 3 जो ऐसी महत्वपूर्ण जो संस्थाएं थी या जगह थी, उनकी स्थापना की। अपने एक करके देख लेते हैं क्या क्या गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया। एक तो है नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस, एक तो ये है। दूसरा, एक तो हो गया नटाल इंडियन कांग्रेस, दूसरा टोलस्टॉय फार्म, टोलस्टॉय फार्म। और एक चीज की और स्थापना की थी, उसका नाम है फिनिक्स फार्म, फिनिक्स फार्म। ये इन्होंने क्या है कि तीनों के तीनों दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थापित किया। कहां स्थापित किया? दक्षिण अफ्रीका। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, क्या है कि जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, उन्होंने वहां मुख्य रूप से 3 जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना की। क्या क्या? एक नटाल इंडियन कांग्रेस, यानी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की। दूसरा, वहां एक टोलस्टॉय फोरम की स्थापना की, फार्म की स्थापना की, टोलस्टॉय फार्म। और एक फार्म और स्थापित किया, उसका नाम है फिनिक्स फार्म। क्या नाम है? फिनिक्स फार्म। दोबारा देख लेते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर मुख्य रूप से 3 संस्थाओं की स्थापना की। और वो 3 कौन कौन सी है? एक नटाल इंडियन कांग्रेस, दूसरा टोलस्टॉय फोरम, और तीसरा क्या है? फिनिक्स फार्म। तीनों की तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना। प्रतियोगिता परीक्षा में इसको क्या है कि पूछ किया जाता है। और एक इन्होंने क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में एक अखबार भी निकाला था, उस अखबार का नाम है इंडियन ओपिनियन। अखबार का नाम क्या है?
इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। ये भी क्या है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से निकाला था। अखबार का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। अखबार का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। अब 4 चीज हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने जो क्या है कि शुरुआत की, क्या क्या? नटाल इंडियन कांग्रेस, 2 नंबर टोलस्टॉय फार्म, तीसरा फिनिक्स फार्म, और चौथा क्या है? अखबार निकला दक्षिण अफ्रीका से। अखबार का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। अखबार का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। उसके बाद में गांधी जी है वो भारत लौट आते हैं साथियों 7 जनवरी 1915। गांधी जी भारत कब लौटे? 7 जनवरी 1915 भारत लौटते हैं। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है ये, 7 जनवरी 1915। कितना? 7 जनवरी 1915 को गांधी जी है वो स्थायी रूप से भारत लौट आते हैं। कब है? 7 जनवरी 1915। कितना? 7 जनवरी 1915 को गांधी जी है वो दक्षिणी अफ्रीका को छोड़ करके भारत के अंदर आ जाते हैं। अब वो क्या है कि भारत की जो राजनीति है, आप सब साथियों को पता ही है कि उस वक्त क्या है कि भारत के अंदर भी अंग्रेजों का शासन था। वो भी भारत के लोगों के साथ में अत्याचार, रंगभेद की नीति और अन्य प्रकार के अमानवीय अत्याचार किया करते थे। तब गांधी जी ने क्या है कि यहाँ भी संघर्ष करना शुरू किया, और मुख्य रूप से जो आते ही उन्होंने क्या किया, 1915 यानी 25 मई 1915, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है साथियों, याद रखना। 25 मई 1915 को इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम कहां? अहमदाबाद के अंदर। यानी 25 मई 1915, 25 मई 1915 को अहमदाबाद के अंदर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, साबरमती आश्रम की। और किस नदी किनारे? साबरमती नदी। साबरमती नदी किनारे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 25 मई 1915। 25 मई 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना हुई अहमदाबाद के अंदर, साबरमती नदी के किनारे। और गांधी जी जब भारत आए तब क्या है कि जब भारत के लोगों को, भारत की राजनीति को और अच्छी तरीके उन्होंने समझा, देखा, तब इनके मन में विचार आया कि जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या है कि वहां के लोगों को रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ना सिखाया था, तो ठीक इसी प्रकार क्यों ने भारत के अंदर भी इस प्रकार का कार्यक्रम वो शुरू किया जाए। अपनी मन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो क्या है कि उस वक्त के बहुत बड़े वकील थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को बताया, गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने क्या है कि अपना राजनीतिक गुरु बना दिया। राजनीतिक गुरु यानी गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों। राजस्थान और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। तो गांधी जी जो राजनीतिक गुरु है उनका नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या गांधी जी को कहा कि अगर आपको भारत को समझना है तो सबसे पहले भारत का भ्रमण कीजिए, भारत के लोगों के बीच में जाइए, भारत के प्रत्येक प्रांत में जाइए और भारत का भ्रमण करिए, तब आपको पता लगेगा कि भारत के अंदर समस्या कहां है, किस प्रकार की समस्याएं हैं और किस प्रकार के लोगों की विचारधाराएं हैं, धाराएं हैं। तब क्या है कि गांधी जी क्या है कि देश का भ्रमण करने के निकल गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना गुरु बना दिया था, और गुरु, राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद में क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब है? 1914 से लेके 1918। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अंग्रेजों के लिए प्रथम जो विश्व युद्ध था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और गांधी जी ने क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध था उनके अंदर अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था, और मतलब प्रथम विश्व युद्ध का सहयोग भी किया, और इसके साथ में एक युद्ध और भी हो रहा था। उस युद्ध का नाम है द्वितीय बोर युद्ध। क्या नाम है? एक तो ये था और एक और था
द्वितीय बोअर युद्ध। इन दोनों के अंदर क्या है कि गांधी जी ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग दिया और स्वैच्छिक एम्बुलेंस दल गठित किया, और एक और किया उन्होंने स्वैच्छिक एम्बुलेंस दल का गठन किया। अब गांधी जी ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914-1918 के अंदर, अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, और साथ में द्वितीय बोर युद्ध हो रहा था, उनका भी क्या गांधी जी ने सहयोग किया, और इस युद्ध के अंदर जो युद्ध हो रहे थे उसमें स्वैच्छिक एम्बुलेंस दल का गठन किया, जिससे क्या है कि गांधी जी ने अंग्रेजों का भरपूर सहायता की। और इसके कारण क्या है, लॉर्ड हार्डिंग ने, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, लॉर्ड हार्डिंग ने 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि दी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, केसर ए हिंद की उपाधि। प्रश्न भी आ सकता है कि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई, तो गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी 1915 के अंदर। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई, 1915 में। किसने दी, लॉर्ड हार्डिंग ने। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि क्यों दी गई, इसके पीछे भी 3 कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करना, दूसरा द्वितीय बोर युद्ध में सहयोग करना, तीसरा स्वैच्छिक एम्बुलेंस दल का गठन करके अंग्रेजों का सहयोग करना। तब क्या है कि वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने क्या है कि लॉर्ड हार्डिंग ने 1915 के अंदर केसर ए हिंद की उपाधि है वो गांधी जी को दी। केसर ए हिंद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केसर हिंद की उपाधि किसकी थी, तो केसर हिंद की उपाधि है वो गांधी जी की थी। किसने दी, लॉर्ड हार्डिंग ने। कब दी, 1915 के अंदर। लेकिन यही केसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1920 के अंदर लौटा दी। कब लौटा दी, केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को 1920 के अंदर वापिस लौटा दी। और वापिस लौटाने का मुख्य 2 कारण था। क्या था, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका विरोध करने के लिए, और दूसरा जो ब्रिटिश जो राष्ट्र था, उनके जो खलीफा थे, उनका समर्थन करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन जो उस वक्त जो चल रहा था, उनका समर्थन करने के लिए 1920 के अंदर केसर हिंद की उपाधि है वो अंग्रेजों को वापिस कर दी। तो साथियों, जो गांधी युग है, ये 1917 से 1917 से लेके 1947 तक माना जाता है। याद रखना, गांधी युग 1917 से लेके 1947 तक माना जाता है। गांधी युग 1917 से लेके 1947 तक माना जाता है। तो चलो साथियों, आज महात्मा गांधी के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जितने आज जानकारी तथ्य बनते थे वो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर बताने का प्रयास किया है। और इसके साथ साथ में अगले पार्ट के अंदर आगामी जो जानकारी जितनी भी राष्ट्रपिता से संबंधित बनती है वो अपने बताने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।